एक फ्लोर 25 खरीदार। जी हां, सावधान, बिल्डर का नया फॉर्मूला, टाइम शेयर और फ्रैक्शनल ऑनरशिप का खेल, एश्योर्ड रिटर्न का गेम। और इनमें से किसी जंजाल में आप फंसने वाले हैं तो सावधान। अगर आप फंस गए हैं तो कैसे होगा आपका पैसा वसूल। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। इस बार आपकी मदद करने को आई है ईडी। ईडी ने एक बहुत बड़े जालसाजी का, बहुत बड़े गेम का पर्दाफाश किया है। जी हां, आप जानते होंगे, अगर आप दिल्ली और एनसीआर से हैं, और हो सकता है कि आपके जानने वाले इस गेम में फंसे भी हों। जी हां, यह कहानी है, यह केस है, यह क्राइम है गुरुग्राम से, जहां एक कॉमर्शियल फ्लोर है 3000 वर्ग फुट का, एक ही फ्लोर 3000 वर्ग फुट का। और यह फ्लोर, जैसा कि आरोप है, 25 अलग अलग लोगों को बेच दिया गया। एक फ्लोर 3000 वर्ग फुट का बेचा गया उसको 25 लोगों को, और हर व्यक्ति की रजिस्ट्री हुई। आप लोग बड़े ना उत्साहित हो जाते, कहते हैं जी मेरे पास रजिस्ट्री है, जी मेरे पास बैंक ने इस पे लोन किया है, वगैरह वगैरह, तो मैं तो इसका ऑनर हूं ही। तो देखिए, ये वीडियो आपका आंख खोल देगा कि आपकी रजिस्ट्री आपके ऑनरशिप का प्रमाण नहीं है। तो साहब, हर किसी को एग्रीमेंट मिला, हर किसी को 30 साल तक किराया देने का वादा किया गया, और इसके लिए भी लीज बैक का रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट दिया गया। कुछ महीने रेंट आया भी और फिर बंद हो गया। तो ये नई कहानी नहीं, इंदिरापुरम में भी यही हुआ, आगरा में भी यही हुआ, मथुरा में भी यही हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों में ये एश्योर्ड रिटर्न का गेम और गेम प्लान नया नहीं है। नया क्या है उसको समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जी हां, 19 अगस्त को, कुछ दिन पहले, यह मामला पहुंच गया ईडी तक, और ईडी ने कार्रवाई करते हुए, ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 71 करोड़ की संपत्ति फिलहाल अटैच कर ली। अब जानना चाहेंगे कि यह कौन सा बिल्डर है गुड़गांव का, यह कौन सा प्रोजेक्ट था, तो बताएंगे हम आपको उसके बारे में भी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कौन था, कहां था। अलीगढ़ में था, आगरा में था, रामप्रस्था में था, इंदिरापुरम में था। एश्योर्ड रिटर्न का यह गेम, टाइम शेयर का गेम, फ्रैक्शनल ऑनरशिप का गेम, अगर इसमें आप फंस गए हैं, नहीं फंसे हैं तो सावधान। इस तरह के किसी भी स्कीम में जाने से पहले 100 बार जरूर सोचिएगा। देखने में बड़ा लुभावना लगता है, लेकिन होता कुछ और ही। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे उन कदमों की, उन स्टेप्स की, उस एक्शन प्लान की, जिससे कि आपका पैसा जो फंस गया है इस तरह के कुचक्र में, इस तरह के गेम में, वो आपको कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए 8 पॉइंट प्रोग्राम है, 8 पॉइंट एक्शन सीट है। शर्त है कि आपको उसको सही क्रम में, सही ऑर्डर में, सही तरह से दरवाजे को खटखटाना है, और वही सही क्रम, वही बुलेट पॉइंट्स, वही एक्शन पॉइंट्स आज आपको मैं यहां बताने वाला हूं। तो यह जो विषय है, यह बहाना हो सकता है गुरुग्राम, लेकिन विषय उससे बड़ा है। और विषय है कि चाहे वो गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो, आगरा के किसान हो, टाइम शेयर हॉलिडे मेंबरशिप हो, फ्रैक्शनल ऑनरशिप हो, नाम अलग अलग, खेल एक ही। अगर आप इसमें से किसी भी कुचक्र में फंस चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल छोटे छोटे स्टेप्स
जो आपको आपका पैसा रिकवर करा सके। एक बात मैं पहले ही साफ बता दूं कि इस मामले में जो गुरुग्राम का मामला है, जो आज के हमारे इस एपिसोड का मेन थीम है, इसमें अभी सिर्फ अटैचमेंट हुई है, एफआईआर दर्ज है, गिरफ्तारियां हुई हैं और ये जांच की प्रारंभिक कार्रवाई है। अभी किसी को भी किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया। मैं यहां पर बतौर उदाहरण सिर्फ उन्हीं केसेस को रेफर करने वाला हूं जिस पर सरकारी एजेंसी ने कार्रवाई की, लेकिन अभी कोर्ट के ऑर्डर्स, जजमेंट निर्दोष या दोषी होने के आने बाकी। तो आइए आपको पहला वाक्य लिए चलता हूं दिल्ली एनसीआर से। WTC ग्रुप, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मई 2025 में ईडी ने 2300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इस ग्रुप की अटैच की। आरोप 12,000 निवेशकों से एश्योर्ड रिटर्न के वादे और 2700 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए और पैसा सिंगापुर भेज दिया गया। इस मामले में 30 से ज्यादा एफआईआर हुई। दूसरा मामला फिर दिल्ली एनसीआर से, रामप्रस्था ग्रुप, साल जुलाई 2025, 2 डायरेक्टर्स गिरफ्तार, 2600 खरीदार, 20 साल की देरी। TDI इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्च 2026, 206 करोड़ की अटैचमेंट, 14,000 खरीदार, 26 एफआईआर। फ्यूज ग्रुप, अप्रैल 2026, 900 करोड़ से ज्यादा रुपए की कार्रवाई और इन सब से ऊपर अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर और बैंक के गठजोड़ पर सीबीआई जांच का आदेश दिया। जुलाई तक सीबीआई ने 22 मुकदमे दर्ज किए हैं और 47 ठिकानों पर छापे मारे। दिन दहाड़े खुली लूट, लंबी फहरिस्त। तीसरा, लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। तीसरा, गाजियाबाद, जून 2026, ईडी की छापामारी, ईडी की तलाशी। आरोप, सोसाइटी के सदस्यों से डेवलपमेंट राइट्स लिए गए, बदले में 264 फ्लैट का वादा। फ्लैट बने नहीं और आधी जमीन तीसरे पक्ष को बेच दी गई। राजनगर एक्सटेंशन में गाजियाबाद पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज किए, 32 करोड़ रुपए की हेराफेरी। चौथा, आगरा, 100 से ज्यादा किसानों से 2.5 करोड़ वादा था, पैसा दुगना कर देंगे और सुरक्षा के नाम पर कंपनी के बॉन्ड दिए गए, वो नकली निकले। शुरू में 40 लाख रुपए लौटाए भी गए, सिर्फ भरोसा बनाने के लिए। पूंजी स्कीम का पहला कदम रिटर्न होता है। पहला वादा, दूसरा वादा, तीसरा वादा निभाया जाएगा ताकि आपका विश्वास, आपके लोगों का विश्वास कंपनी में जम जाए। फिर होगा खेल। और सबसे काम की बात, सबसे बड़ी बात, एफआईआर आगरा में दर्ज भी नहीं। एफआईआर के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत ने आदेश दिया। पुलिस ने पहले एफआईआर क्यों नहीं लिखी, मैं करूंगा इसकी बात भी, लेकिन थोड़ा रुक कर। 5वां, सुना होगा आपने रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब, यहां सेबी को आदेश जारी करना पड़ा। 4.25 लाख निवेशक, 668 करोड़ रुपए का गोलमाल। और अब वो आंकड़ा जो आपको चौंका देगा, 4.25 लाख सदस्यों को टाइम शेयर बेचा गया। 4.25 लाख, तो 3,75,000 लोगों को टाइम शेयर बेचा गया। इस बड़ी संख्या में से सिर्फ 6,000 लोगों ने हॉलीडे शेयर इस्तेमाल किया, अर्थात 2% से भी कम। समझ में आया?
ये गेम कहां से चलता है, कैसे चलता है? 2% से कम लोगों ने हॉलीडे इस्तेमाल किया। मतलब कोई छुट्टी मनाने, छुट्टी खरीदा, टाइम शेयर खरीदा, पैसे दिए, छुट्टी मनाने आया ही नहीं। ये आए क्यों थे? सबका सब जो रिटर्न प्रॉमिस किया गया था उसके चक्कर। इसलिए हॉलीडे, इसलिए सेबी ने कहा कि यह हॉलीडे मेंबरशिप नहीं है, यह हॉलीडे मेंबरशिप क्लब के नाम में कोई पूंजी स्कीम है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और इसी कंपनी द्वारा प्रमोट की गई दूसरी सिट्रस चेक इन, उस पर भी सेबी ने रोक लगा दी। शर्त यह है कि कंपनी को पहले 3036 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने पड़े। और यही खेल प्लॉट में भी हुआ। PACL, जहां प्लॉट दिए गए थे इन्वेस्टर्स को, वहां भी सेबी ने 50,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश कंपनी को दिया गया है। अब इन स्थितियों में आप क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सा स्कीम असली है, कौन सा स्कीम गलत है? आजकल एक और चल रहा है, ढोलेड़ा प्रोजेक्ट, दबा के लोग पैसे लगा रहे हैं। लेकिन गेम क्या है? दिल्ली में इधर 204C मास्टर प्लान की सुगबुगाहट शुरू भी नहीं हुई है, उधर गिरोह लैंड पुलिंग स्कीम बेचने के लिए फिर से सक्रिय हो गए। ऐसी हालत में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, वरना देखते देखते आपकी मेहनत की कमाई, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक झटके में निकल जाएगी। तो आप कैसे नहीं फंसेंगे इन जालसाजों के जाल में, इसको जानने के लिए आज मैं दे रहा हूं आपको यहां पर 3 फॉर्मूला। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाइयों, बहनों, परिवार के लोगों तक इसको फैला दीजिएगा। शायद उनकी मेहनत की कमाई समय रहते बच जाए। आपको 3 बातें याद रखनी है। ऐसे किसी भी जोखिम भरे स्कीम में अगर आप पैसा लेने जा रहे हैं, उसका फिल्टर टेस्ट करना है, वो 3 बातें, वो 3 मंत्र क्या होगी? पहला, सेबी एक्ट की धारा 11AA जो 4 शर्तें रखती है। शर्त नंबर 1, पैसा पुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, मुनाफे की उम्मीद पर पैसा नहीं लगा होना चाहिए। तीसरा, पैसा आपका और उसको कोई और मैनेज कर रहा हो, यह भी नहीं चलेगा। अगर पैसा आपका है तो उसका मैनेजमेंट आपके हाथ में होना चाहिए और उसका रोजमर्रा का नियंत्रण भी आपके हाथ में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अर्थात फिर से कर रहा हूं कि पैसा पुल हुआ, चेन बना, पैसा एश्योर्ड रिटर्न, मुनाफे की उम्मीद से लगाया गया है। तीसरी शर्त, आपका पैसा कोई और मैनेज कर रहा है। चौथा, आपके पैसे पर आपका डे टू डे अफेयर्स में कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी स्कीम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के दायरे में आती है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम गलत नहीं है, हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसका रजिस्ट्रेशन सेबी में कराया गया। तो अगर आप इन 4 मापदंड वाले किसी भी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं तो सामने वाले से सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग लीजिए। दूसरा और सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात, इसके लिए आपको मैं लिए चलता हूं PGF लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2013 की तरफ। अगर इस जजमेंट को आप पढ़ लेंगे, ठीक से समझ लेंगे, तो आप बहुत बड़े कुचक्र से बच सकते हैं। वो कुचक्र क्या है?
इसके लिए आइए हम बात करते हैं अपने इस जजमेंट की। ये जजमेंट क्या कहता है 2013 का, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पीजीएफ लिमिटेड बनाम भारत संघ अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट 2013। इस कंपनी में लोगों को 150 वर्ग गज का प्लॉट दिया जा रहा था और साथ में उस प्लॉट को डेवलप करने का वादा था, डेवलप करके देने का वादा था और एप्रिसिएशन का भी वादा था। कंपनी ने लोगों को रजिस्टर्ड सेल डीड भी दे दिया। अब आप कहेंगे इसमें लफड़ा क्या था? लफड़ा ये था कि जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये रजिस्टर्ड सेल डीड्स आपको कोई सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करती, आपको कहीं से नहीं बचाती। यह तो पैसा पूल हो रहा था और डेवलपमेंट आप नहीं कर रहे थे, तो यह CIS स्कीम के तहत आती है और उसका वायलेशन हुआ क्योंकि इसमें सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को इन्वेस्टर का पैसा लौटाने का आदेश दे दिया। मतलब आगरा हो, गाजियाबाद हो, इंदिरापुरम हो और रामप्रस्था हो, हर वो स्कीम जो ये कहती है प्लॉट लीजिए हम डेवलप करेंगे या धोलेड़ा हो, एप्रिसिएशन ग्रांटेड है तो वो PGF 2013 जजमेंट के दायरे में है। ध्यान रख लीजिए। अब हम आते हैं तीसरी बड़ी बात पर, बर्ड्स एक्ट 2019। यहां पर अगर कोई डिपॉजिट स्कीम है जो अनरेगुलेटेड है तो प्रथम तो उसका विज्ञापन नहीं दिया जा सकता। दूसरा, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में कोई भी पैसा जमा नहीं लिया जा सकता, डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता। और यहां पर डिपॉजिट की परिभाषा बड़ी एक्सपेंडेड है, बड़ी इंक्लूसिव है। एडवांस हो, लोन हो, किसी भी रूप में लौटाने का वायदा अगर किया गया है कंपनी के द्वारा तो वह डिपॉजिट के अंतर्गत ही माना जाएगा और इस एक्ट के वायलेशन के लिए कंपनी को या ऑर्गेनाइजर को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब इसको अगर हम एक लाइन में कहें तो जिस पल किसी भी बिल्डर ने आपको ग्रांटेड मंथली रिटर्न देना शुरू किया उसी पल उसने प्रॉपर्टी बेचना बंद कर दिया और डिपॉजिट लेना शुरू कर दिया। और ऐसा जैसे ही हुआ वह स्कीम इलीगल हो गई। और अब आया फ्रैक्शनल ऑनरशिप। ये नया गेम है। यस, फ्रैक्शनल ऑनरशिप इज लीगल, बट समझ तो लीजिए कानून क्या है इसके इर्द गिर्द। तो मार्च 2024 में सेबी का SMREIT फ्रेमवर्क रजिस्टर्ड हुआ, लिस्टेड हुआ। न्यूनतम निवेश इसमें 10 लाख रुपया है और इसके बाहर सब कुछ सेबी के दायरे से बाहर है। तो अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का निवेश आप फ्रैक्शनल ऑनरशिप में कर रहे हैं तो जोखिम आपका है। यह हो गई आपको कानून की जानकारी। अब चलते चलते 5 मिनट में आपको बता देता हूं कि अगर इनमें से किसी भी स्कीम में आप फंस गए हैं तो आपको वो क्या 8 स्टेप्स लेने चाहिए, ले सकते हैं जो शायद आपको आपका पैसा लौटाने में मदद करें। पहला, सिंपल, आप FIR दर्ज करें। बिना इसके कोई भी कार्रवाई आपकी आगे नहीं बढ़ने वाली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गो एंड फाइल एन FIR इमीडिएटली। कदम नंबर 2, अगर थाने में आपकी FIR नहीं ली जा रही है, जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, आपका कंप्लेन दर्ज नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट की शरण में जाइए और BNS की धारा 175 सबसेक्शन 3 के तहत मैजिस्ट्रेट की आदेश पर FIR दर्ज कराइए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कदम 3,
मैं कहता हूं अगर इस तरह की स्कीम में आप फंस गए हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी है क्लास एक्शन। ग्रुप में जाइए, अकेले मत जाइए। जितने भी मामले आपको ऊपर मैंने गिनाए हैं उन सब में एक चीज कॉमन थी, वह है टीडीआई में 26 एफआईआर, डब्ल्यूटीसी में 30 से ज्यादा एफआईआर। फिर बनती है मुट्ठी, फिर बनती है ताकत। अगर इस वीडियो को व्यू नाउ वाले सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरा संदेश साफ है। डे वन से आपको यही कह रहा हूं, ईडी संख्या पर हिलती है, ईडी में खड़बड़ाहट नंबर पे चलती है। अलहदा शिकायत कहीं फाइल में दब जाती है, लेकिन जब नंबर 200 होता है, 250 होता है, तो ईडी को मजबूरन ईसीआईआर खोलनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप ऐसे किसी भी कुचक्र में फंसे हैं तो समूह बनाइए, बाकी खरीदारों को जोड़िए, एक ग्रुप का एक वकील रखिए, और लेकिन एफआईआर सब की अलग अलग होगी, यह ध्यान रखिए। कदम नंबर 4, रेरा। यहां एक आम गलती होती है। रेरा में 2 अलग अलग शिकायतों का प्रावधान है, फॉर्म एम और धारा 71 में एजुकेटिंग अफसर को फॉर्म एन कंपनसेशन के लिए। अथॉरिटी मानसिक पीड़ा का भुगतान नहीं कर सकती, वह सिर्फ एजुकेटिंग ऑफिसर देता है, इसलिए फॉर्म एन जरूर दाखिल करिए। और अब वो बात जो कम लोग जानते हैं, रेरा की धारा 40। करूंगा इसकी बात अगली बार। कदम 5, उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाइए। दिसंबर 2021 के बाद सीमाएं बदल चुकी हैं, उनके बारे में जानकारी लीजिए और अपने फंसे हुए रकम को निकालने का प्रयास कीजिए। कदम 6, एनसीएलटी, होम वायर, फाइनेंशियल क्रेडिटर। करूंगा उसकी बात अगले एपिसोड में। संक्षेप में आपको बता दिया। कदम 7, ईडी। बट एक गलत फहमी दूर कर दूं, ईडी डायरेक्ट एक्ट नहीं करेगी। ईडी का कोई पब्लिक कंप्लेंट पोर्टल नहीं है, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। और कदम 8, वह कदम जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया, क्योंकि 90% लोगों को इसका पता ही नहीं है। ईडी जब संपत्ति अटैच कर लेती है तो लोग मान लेते हैं कि वह संपत्ति सरकार को गई और उनका खेल खत्म, उनका पैसा खत्म। यह गलत है, पूरी तरह से गलत है। पीएमएलए की धारा 8 सबसेक्शन 8 स्पेशल कोर्ट को यह अधिकार देती है कि जब्त संपत्ति वो दावेदारों को लौटाने का निर्देश दे। उसमें लेजिटिमेट इंटरेस्ट भी अदा किए जाने की बात है। और फाइनेंस एक्ट 2018 के दूसरे प्रोविजो के बाद मुकदमा भले चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो, यह दावा ठोका जा सकता है। इन्वेस्टर्स को कन्विक्शन तक का इंतजार नहीं करना है, लेकिन क्या करूं, जानकारी का अभाव है। 90% लोग इस बात को नहीं जानते, और जो जानते हैं, समझते हैं, उनको भी बड़गला दिया जाता है। अगर आपकी अर्जी, आपकी एप्लीकेशन गलत जगह ठुक गई, चली गई, तो महीनों आपके बर्बाद हो जाएंगे। अगर यह सही जगह पहुंच गई तो आपको जल्द राहत मिल जाएगी। और यह सारे के सारे अधिकार आपके कागजी अधिकार नहीं हैं, अर्थात टूथलेस नहीं है, इसमें दम है। अगर आप ईडी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि अब तक ईडी ने लगभग 63,000 करोड़ रुपए पीड़ितों को, वैध दावेदारों को, लेजिटिमेट क्लेमेंट को लौटाए हैं। पीएसीएल में अब तक 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड दिया गया है। रोज वैली में 515 करोड़ रुपए का रिफंड दिया गया है और 7.5 लाख पीड़ितों को पैसा लौटाया जा रहा है। तो अगले एपिसोड में
अगर आप चाहेंगे तो इस विषय पर मैं और एपिसोड लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। आपको जाते जाते बता दूं कि 3 खिड़कियां जहां अब भी रिफंड के आवेदन लिए जा रहे हैं वो खुले हैं। अगर आप इन 3 खिड़कियों के बारे में जानना चाहते हैं, सिट्रस चेक-इन्स, रॉयल ट्विंकल केस, PACL और सहारा, तो इसकी क्या प्रक्रिया है आप कमेंट में मुझे कमेंट करें। मैं आपको उन खिड़कियों का, उन दरवाज़ों का डिटेल देने का प्रयास करूंगा। अगर आपने अपना क्लेम फाइल कर रखा है और आपका नंबर आने वाला है तो आपके पास एक चेक लिस्ट होना चाहिए, आपके पास एक पूरी सीट होनी चाहिए। उसमें 6-7 बातें बड़ी ज़रूरी है, उनको तैयार कर लीजिए अपना किट, ताकि जब आप अपना क्लेम करने जाएं तो आपको पैसा लेने में विलंब ना हो। और भी बात करूंगा कि नया टाइप किस तरह का है, उससे आप कैसे बचें। वीडियो लंबा होता जा रहा है। अगर कोई कंपनी आपसे अप्रोच कर रही है और उसके पास उसका कैपिटल बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, उसका कोई बैलेंस शीट अभी दाखिल नहीं हुआ है, ज़मीन पर चार्ज दर्ज नहीं हुई है, ब्रोशर में 12%, 16% एस्योर्ड रिटर्न का दावा है, और अगर ये 5 बातें एक जगह आपको दिख रही है, तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाइए। रिटर्न का वादा अगर जोखिम भरा लग रहा है तो उस रिटर्न के सोर्स पर अपना पैसा है या वो बाजार से इकट्ठा कर रही है, यह सवाल जरूर पूछिए। अंत में टू कंक्लूड, एक बात, इन सारे मामलों में एक बात बहुत साफ हो चुकी है कि लोग बेवकूफ नहीं थे। जिन लोगों ने पैसा लगाया वो डॉक्टर थे, रिटायर्ड अफसर थे, किसान थे। उन्हें लालच ने भी नहीं मारा, उन्हें ग्रीड ने नहीं मारा, उन्हें कागज ने मारा। वो कागज नहीं पढ़ने की कीमत चुका रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं पढ़ने की कीमत चुका रहे हैं, लीगल ओपिनियन नहीं लेने की कीमत चुका रहे हैं, रजिस्ट्रेशन को जांच नहीं कर लेने की कीमत चुका रहे हैं। और अगर आप भी उन पढ़े लिखे बेगुनाह लोगों में शामिल हैं और आप फंस चुके हैं तो मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। चुप मत बैठिए, सर मत कीजिए। पैसा उन्हीं का लौटेगा जो एक्शन लेगा। संख्या में आइए, संख्या जुटाइए और सही जगह, सही माध्यम से, सही अदालत में अर्जी लगाइए। 63,000 करोड़ रुपए लौटे हैं, लौटाए गए हैं। अगर आपका नहीं लौटा तो फिर एक बार गलती आप में। कहां अर्जी लगाई, कब लगाई, किसके द्वारा लगाई? पहली गलती, रजिस्ट्रेशन पढ़ा नहीं, एग्रीमेंट पढ़ा नहीं। और अब दूसरी गलती आप कर रहे हैं माथे पर हाथ रख के बैठने की। यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए है, किसी विशेष मामले में कोई सलाह नहीं है। अपने तथ्यों पर अपने वकील से बात कीजिए, और यह वीडियो अगर आपको काम की लग रही है तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जहां आपके प्रोजेक्ट के बाकी खरीदार हैं, हो सकता है वही एक कदम किसी की जमा पूंजी लौटवाने में सहायक सिद्ध हो। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार।